नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। देश भर में बजट को लेकर चर्चा तेज है, चाहे वो संसद में हो या फिर वो विधानसभाओं में हो। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और वित्त मंत्री जो है वो बजट जो है पेश करना शुरू कर चुके हैं। कार्यवाही जो है वो शुरू है बिहार विधानसभा में। लेकिन बिहार विधानसभा के बजट सेशन की चर्चा हमेशा क्यों होती है, उसके पीछे की असली वजह है बार बार विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि बिहार के साथ सही व्यवहार नहीं होता है। तमाम राज्यों को जो राशि दी जाती है बजट में वो सबसे ज्यादा होती है सिवाय बिहार के। बिहार को अलग थलग छोड़ दिया जाता है, यह अभी तक आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस बार 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस बार बिहार विधानसभा में पेश होने जा रहा है। ऐसे में ये बजट कितना अहम है, इसको लेकर क्या क्या चर्चाएं तेज है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज के दिन क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार के साथ सही व्यवहार जो है वो नहीं किया गया है, बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया। आज भाई वीरेंद्र का भी बयान थोड़ी देर पहले सामने आया है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? विपक्ष के आरोपों में दम नजर आ रहा है कहीं? नहीं, देखिए जयंती, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आज विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू हुई है उसके ठीक पहले जो आप सामने देख रही होंगी, ये सदन का पोर्टिको है। यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ था और जो नीट मामला जो है अभी वो मामला थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। और उस मामले को लेकर के जो विपक्ष के विधायक थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम ही है, लेकिन उसके बावजूद हंगामा जो है वो काफ़ी देखने को मिला। और आप देखिए कि बहुत दिलचस्प है कि अनंत सिंह जो यहाँ से विधायक हैं मोकामा से जी, वो आज उन्होंने विधिवत ओथ ली है और उसके बाद वो सदन के भीतर उन्होंने जा करके फिर नीतीश कुमार का पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद फिर विधिवत सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। तो 2 बजे के बाद जो है वो पहले बजट जो है वो पेश कर दिया जाता था और 2 बजे के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पीसी किया करते थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब 2 बजे के बाद ही बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और इस बार जो बजट है बिहार का वो बहुत ही दिलचस्प है। आपको याद होगा जयंती कि जब आज से 2 दिन पहले जब केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो उसमें 1,54,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज अगर आप बात करेंगी, हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट जब सदन के पटल पर आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने का बजट है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का जो है वो बजट फिलहाल एनडीए सरकार जो है वो सदन के भीतर पेश करेगी। और तमाम मामलों को फोकस जो है मामलों पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए होंगे कि किस तरीके से कृषि के मामले को लेकर के जो है वो तैयारी की गई है। कृषि रोड मैप जो है वो बनाने की बात केंद्र सरकार के द्वारा भी कही गई है और उसको लेकर के बिहार में भी जो कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव वो विधिवत उसके लिए एक ड्राफ्टिंग किए हैं और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जो विजेंद्र यादव है उनको उन्होंने सौंपा है। तो बिहार में कृषि के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरीके से विकास किया जाएगा और रोड मैप जो है वो बनाया जा रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर के भी सदन में चर्चा भी होगी। और आपको ये पता है कि जब सदन बजट जब पेश हो जाता है उसके बाद जो है सो फिर डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो बजट पेश होता है। तो हमारे साथ जो है वो देखिए बोगो सिंह जी हैं, ये विधायक हैं आरजेडी के। बोगो जी, बजट पेश हो रहा है सदन के भीतर, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों को? मालूम है समाज में जो बिहार में जो धन्ना सेठ हैं उनका बजट 77 वर्षों से देश में पेश हो रहा है। शासन प्रशासन धन्ना सेठ का बजट है जो समाज में 20% है। वो रात दिन 24 घंटा धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं और समाज में बिहार में जो 80% अत्यंत गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, उनके थाली में रोटी है भैया, चावल नहीं है, चावल है तो दाल नहीं है, उनके बदन पर वस्त्र है तो बच्चे का हाथ में किताब नहीं है। बजट से आम इंसान को कोई मतलब नहीं है।
चूंकि आम इंसान के सामने चुनाव के वक्त चॉकलेट बांटा जाता है, विशेष प्रकार का चॉकलेट, उसी से लोकतंत्र की रक्षा हो रही है बिहार में। बजट से जैसा भी बजट आए 80% लोगों के हाथों में निराशा ही हाथ लगे। तो बाबू, आप लोग बजट का सपोर्ट करेंगे या फिर विरोध करेंगे? नहीं, वो तो सवाल है, वो तो पार्टी का जो नीतिगत फैसला होगा उस स्टैंड पर खड़ा है। लेकिन जो हमारी आंख देख रही है समाज को, बिहार को, और जो इतिहास के पन्ने में 77 वर्षों से जो बजट आ रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा बाबू, एनडीए तो कह रही है कि भाई बजट तो केंद्र से लेकर के बिहार तक का बहुत ही शानदार रहने वाला है। उनको तो अपना गाल खुद बजाना है ना। और एनडीए जब कह रही है जो भारत और बिहार और समाज अमृत काल का है, विकसित, और आज हम बिहारी विकासशील भी नहीं हो पाए हैं। एनडीए के नेता को ज्ञान नहीं है जो विकासशील किसे कहते हैं, विकसित किसे कहते हैं। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसी मंच से विकसित भारत, अमृत काल का भारत, और लगले कह देते हैं 80% लोगों के थाली में कटोरा में 5 केजी भीख भी दे रहे हैं। ये गरीबों के साथ भद्दा मजाक नहीं है तो और क्या है। अच्छा बाबू, एक चूंकि अभी आप साथ हैं तो एक बड़ा सवाल अभी अचानक जहन में आ गया। यूजीसी को लेकर के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, आज पार्टी की विधायक दल की बैठक है, महागठबंधन की भी बैठक है। इस संदर्भ में पार्टी के तरफ से कोई गाइडलाइन हमको नहीं प्राप्त है, चूंकि हम बेबाक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। और हम स्पष्ट सब दिन शुरू से, जब से हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए, नहीं जाति को जानते हैं, नहीं धर्म को जानते हैं, नहीं क्षेत्रवाद को जानते हैं, हम कर्म को जानते हैं। चलिए, हमारे साथ जयंती बोगो जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं बेगूसराय से, और बहुत ही सीनियर विधायक हैं ये। तो आप इनके बयान को सुन रहे थे। और बहुत ही दिलचस्प बात इन्होंने जयंती अभी रखा है कि भाई वाकई में जो बजट होता है उसे आम जो गरीब जनता है उसका कितना भला हो रहा है। ये तो वाकई में एक बड़ा सवाल है। अभी परसों मैं जब जय जी के साथ मैं बीजेपी कार्यालय के पास से डिबेट कर रहा था तो मैंने दिखाया कि देखिए केंद्र सरकार ने बजट तो पेश किया है, लेकिन देखिए सड़कों के किनारे किस तरीके से जो गरीबी है वो मुंह पसारे खड़ी हुई है इस आस में कि कोई आकर के 2 जून का रोटी उसको दे जाएगा। तो वाकई में ये जो सवाल विपक्ष ने उठाया है बजट को लेकर के, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तर्कसंगत है। आज बजट सत्र से जुड़ी तमाम चर्चाएं जो भी होने वाला है विधानसभा में, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने अनंत सिंह का जिक्र किया, बताया ये भी जा रहा है कि अनंत सिंह ने जब शपथ ली तो उसके बाद नीतीश कुमार के पैर छुए। मैं उस पर आऊंगी राजीव जी, और आपसे सवाल जवाब भी होंगे उस पर। लेकिन उससे पहले जब अनंत सिंह वहां पहुंचे और उस वक्त का माहौल क्या था, किस तरीके से अनंत सिंह पहुंचे हैं और मीडिया के सामने तनकर खड़े हुए, जैसे उन्होंने किसी तरीके का कोई गुनाह ही नहीं किया है, जेल से बाहर आए हैं, उनको परमिशन मिली है आज और शपथ लेकर वो गए हैं। आपको वो तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद राजीव जी से बातचीत होगी आगे। अनंत सिंह जो है वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और शपथ लेने के लिए उनको कोर्ट से आज जो अनुमति मिली है उसके बाद जो है शपथ लेने के लिए पहुंचे बिहार विधानसभा। देख रहे होंगे सरकारी एम्बुलेंस है उसमें पहुंचे व्यूर थाना के कोर्ट पर कितना भरोसा आनंद, कितना भरोसा आनंद? 100%। भाई मोबाइल पीछे करो ना। 100% रुको ना यार, क्या इंसाफ मिलेगा आनंद? 100% विश्वास है। आगे सर जाइए, आगे सर जाइए, आगे सर जाइए, किनारा किनारा किनारा। दादा क्या कहेंगे, शपथ ले लिए? हाँ, ले लिए। जनता के लिए क्या कुछ करेंगे विधायक जी? जनता ने चुन के भेजा, जनता का सब कुछ हो रहा है, जनता का सब कुछ होगा, कोई दिक्कत जनता का नहीं। जो फंसाया गया है उस पर क्या कहेंगे? जो फंसाया गया है आपको उस पर क्या कहेंगे? जो कोर्ट न्याय करेगा, उम्मीद है, एकदम उम्मीद है 100%। जी, तो मोकामा से विधायक है अनंत सिंह। दुलार चंद यादव हत्याकांड में इनका नाम जो है वो सामने आया और वो रात सबको याद है जब देर रात पुलिस पहुंची और इनको लेकर गई। जाहिर है उस वक्त से ये सलाखों के पीछे है और अभी फिलहाल मामला जो है वो विचाराधीन है, चल रहा है। राजीव जी, जिस तरीके से अनंत सिंह सामने आए
और जो तेवर उनके नजर आए, फिर वो प्रकरण की कहा यह जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए विधायक पद की शपथ लेने के बाद, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है राजीव जी? जयंती, दरअसल में अनंत सिंह के विषय में आपको पता है कि जब चुनाव हो रहा था उस समय दुलारचंद यादव, जो कि उससे मोकामा के बाहुबली में उनकी भी गिनती होती थी, उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद ये पूरा आरोप जो है वो अनंत सिंह के ऊपर मढ़ दिया जाता है। और फिर आप देखी होंगी कि किस तरीके से अनंत सिंह को देर रात जो पुलिस है वो 12 बजे करीब जो है वो उठा कर ले जाती है। तो अनंत सिंह आज पहुंचे हैं, उनको बेल नहीं अभी दिया गया है, लेकिन चूंकि विधायक हैं तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा पहुंचेंगे ओथ लेने के लिए, क्योंकि अगर वो ओथ नहीं लेंगे तो फिर उनकी विधायकी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो वो आकर के वो पुराने ही अंदाज में, उनका तेवर जो है वो पूरी तरीके से दिखा, पूरा मूछ के ऊपर वो ताव दे रहे थे और उन्होंने जाकर के विधिवत ओथ लिया और ओथ लेने के बाद वो नीतीश कुमार का जाकर के पैर छुए। बाहर जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सब ठीक बा और यूजीसी को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी और यह कहा कि यूजीसी जो है वो नियम कहीं ना कहीं से ठीक है। बाद बाकी हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी हैं। विवेक, अनंत सिंह, चूंकि अनंत सिंह को इन्होंने कवर किया है, तो अनंत सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज था विवेक, वो क्या बता रहा था? बिल्कुल, आनंद सिंह पुराने ही तेवर में नजर आए। वो जब एम्बुलेंस से जब निकले, जो जेल कारागार का जो होता है वो प्रोसेस उसी से वो आए थे यहाँ पे विधानसभा। उसके बाद सीधे वो जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं और उसके बाद वहाँ जो एक औपचारिक मुलाकात होती है, वहाँ के बाद सीधे वो विधानसभा के जो हॉल था उस हॉल में गए और शपथ लिए। और शपथ के दौरान एक वाकया सामने आया कि उनका जो माइक था वो माइक बंद था और वो कहीं कोई पेपर वगैरह देखकर नहीं पढ़ रहे थे, जैसे उनको शपथ का पूरा जो वाकया है पूरा याद था और उन्होंने सीधे तौर पर शपथ लिया और सीधे जाकर विधानसभा के अध्यक्ष से फिर जो औपचारिक होती है उसके बाद मुलाकात की, फिर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छुए। नीतीश कुमार जी उनका एक जो टीका लगाते हैं, टीका पर उन्होंने कहा कि क्या लगाए हुए हैं, कहाँ से लगा लिए आप, जब आप जेल में बंद हैं तो भाई। तो वो एक तरीके से उन पर जब बाहर निकले तो उनसे जब सवाल किया गया, मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, जब हम लोगों ने सवाल किया यूजीसी पर लेकर, तो उन्होंने यूजीसी पर भी बोला, कहा कि सब कुछ देख रहे हैं और उनको दुलारचंद हत्याकांड मामले में वो अभी न्यायिक हिरासत में है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमको जानबूझकर फंसाया गया, लेकिन हमें कोर्ट पर उम्मीद है कि कोर्ट हमें जो निर्णय लेगा कोर्ट वो सही निर्णय लेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर वह एक और बयान देते हुए देखे कि तेजस्वी यादव इस बार तो जीत गए हैं, लेकिन अगले बार जो अपना जो आरजेडी पार्टी है वो उस पार्टी से चुनाव नहीं जीतेंगे, तो दूसरा और दल से उनको जाना पड़ेगा, तब ही चुनाव जीत पाएंगे। तो ऐसे में आनंद सिंह का जो पूरी तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज जो रहा पुरानी अंदाज में ही रहा, जिस तरीके से टाइट होकर चलते हैं पूरे एक कह सकते हैं कि पहले जब राजा महाराजा आते हैं उस तरीके से उनके पीछे उसी तरीके से फौज भी देखा गया, अंदर भी गए विधानसभा के चैम्बर में, तो उसी तरीके से समझ सकते सीएम तो छोटे सरकार की जो छवि उनकी एक बनी हुई है, वो छोटे सरकार की छवि यहाँ भी दिख रही थी। बिल्कुल, छोटे सरकार की इन तरीके छवि वहाँ रही। एक तरीके से कह सकते हैं सीएम का जो प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत उनका भी प्रोटोकॉल उसी तरीके, तमाम जो लोग हैं उनके आगे पीछे घूम रहे थे कि इधर नहीं उनको कुछ किसी को सटने देना है और नहीं। फिर आप वहाँ से जब विधानसभा के अंदर गए हॉल में वहाँ शपथ लेने, वहाँ भी उनके पीछे पीछे तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उनके साथ साथ रहे और जो जेल से जितने भी अधिकारी आए थे इनको शपथ दिलवाने के लिए वो भी अधिकारी उनके साथ ही रहे और उसके बाद सीधे वो अब जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जयंती, ये हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अनंत सिंह सदन के भीतर जब वो पहुंचे थे तो पूरे तरीके से उनका तेवर जो है वो पुराना ही अंदाज था, वो उसी पुराने अंदाज में दिख रहे थे। तो देखिए, ये खूबसूरती भी है लोकतंत्र की कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो भले ही आप जेल में हो, अगर आपके ऊपर कोर्ट जो है वो आपको सजा नहीं सुनाता है तो फिर आपको आकर के ओथ लेना और आप विधिवत आप विधायक रहते हैं और विधायक रहते हुए आप तब तक जेल में रहते हैं जब तक कि कोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुनाता है। बिल्कुल राजीव जी, ये बेशक इसको खूबसूरती कहा जा सकता है, लेकिन इसे भी नकारा नहीं जा सकता है कि जिस गंभीर आरोप, जिस तरीके के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे और उसके बाद वो बैठक के लिए आते हैं, माफ कीजिएगा, वो आते हैं शपथ के लिए और शपथ लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं पैर छूते हैं मुख्यमंत्री के, तो ये एक अलग छवि, एक अलग तस्वीर जो है वो राज्य भर में चर्चा का विषय बन जाती है और जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका मिल जाता है इस पर बोलने का कि अनंत सिंह जो एक हत्याकांड में विचाराधीन है अभी उनका मामला, वो आते हैं, शपथ लेते हैं और बड़े ही तन के मुख्यमंत्री से अच्छे से बात करते हैं। जैसा अभी विवेक ने बताया कि टीका लगाया तो मुख्यमंत्री ने उस पर भी टीका टिप्पणी की, तो ये भी एक तस्वीर जो है वो नजर आती है बिहार जैसे राज्य में, जहां
कानून को लेकर बड़ी बड़ी जो है बातें हो रही है। कांग्रेस विधायक की अगर बात करें राजीव जी, थोड़े दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि एक बड़ी बैठक हुई कांग्रेस की और उससे जितने भी 6 के 6 विधायक थे वो बैठक से गायब रहे। आज एक तस्वीर सामने आती है जिसमें तमाम वो विधायक जो हैं वो नजर आते हैं। उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? क्या आज बजट पेश होना था या बजट सेशन का आज दूसरा दिन था, उसकी वजह से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है विपक्ष की कि अब विपक्ष एक हो गया है और मुद्दे उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए जयंती, कांग्रेस जो है वो अंतर्कलह से जूझ रही है, ये चीज़ पता है आपको भी। और तमाम जो विधायक जीत करके आए हैं, एक बीच में चर्चा थी, मुझे लगता है कि आपके साथ ही मैंने संवाद किया था कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं, वो जेडीयू में जा सकते हैं। तो वो स्थिति अभी भी बनी हुई है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की बैठक हुई जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया। इवन कि पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे और उन तमाम विधायकों ने अपनी बातों को वहां पर रखा। और फिर उसके बाद राहुल गांधी का जो है वो इंटरवेंशन होता है और राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं भाई, आप लोग वहाँ बिहार में बेहतर काम कीजिए और जो आप लोगों की बातें हैं उसको हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो देखिए, राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं से हटाने की मांग जो है ये कांग्रेस के 6 जीते हुए विधायक जो हैं वो कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे विधायक हैं जयंती जिन्होंने विधिवत नीतीश कुमार पर अपनी आस्था जताया था। मुझे याद है कि जो पिछला सदन था यहाँ पे, जब नई सरकार बनी थी, 6 दिन का सत्र हुआ था, उसमें कुछ कांग्रेस विधायक ऐसे थे जो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे। तो कांग्रेस आला कमान को यह लगा कि भाई ये बात तो बिगड़ जाएगी, तो इसलिए उन लोगों को बुलाया गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है वो अंतर्कलह से जूझ रही है। आप देखिए कि शकील अहमद जैसे बड़े नेता, उनके यहाँ विधिवत उनको फोर्स अपने घर पे डिप्यूट करवाना पड़ता है क्योंकि उनके यहाँ जो कांग्रेसी हैं वो उनके ऊपर कहीं हमला न कर दे, क्योंकि उन्होंने या राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इस बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो धाराशायी हो गए, इस बार चुनाव जो हैं वो हार गए हैं। तो कांग्रेस की स्थिति तो बिहार में बहुत ही खराब है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने लिए एक सेफ जोन खोज रहे हैं, एक सेफ विकल्प खोज रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में जो है उनकी स्थिति मजबूत बनी रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने आज से थोड़ी देर पहले पटना में एक बैठक की थी एक होटल में और वहां पर तमाम विधायकों को बुलाया गया था। लेकिन अच्छी खबर ये रही कांग्रेस के लिए कि 6 के 6 विधायक जो है वहां पर वो पहुंच गए थे। हालांकि सबके भीतर मन में क्या है ये सभी लोगों को पता है। राजेश राम को भी पता है कि भाई जो राजेश राम उनको प्रिजाइड कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विधिवत, उन्हीं का वो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के विरोध में वो लोग दिल्ली गए हुए थे। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस जो है खुद को इंटैक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है, क्योंकि कोई ना कोई नेता बनेगा। तो हम लोग को अभी इंतजार है इस बात का कि कांग्रेस आला कमान कब या फिर यहाँ राजेश राम जो वो कब घोषणा करते हैं कि भाई यहाँ विधायक दल का नेता कौन होगा। लेकिन होटल में जाकर मीटिंग कर लेने से और एक आपसी एकता दिखा देने से मीडिया में कि देखिए भाई हम लोग पूरी तरीके से एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं, मुझे लग रहा है कि एक आवाज है। कांग्रेस अभी भी अंतर्कलह से बुरी तरीके से जूझ रही है। एक तरफ महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये जो बैठकों का दौर है इसका एक ट्रेंड शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस है जो होटल में जाकर बैठक करती है, दूसरी तरफ राजीव जी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आज शाम 5 बजे से बैठक होगी। उससे पहले क्या क्या नजर आ रहा है ये भी, इस पर भी हम बात करेंगे। और तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर शाम 5 बजे ये बैठक क्यों बुलाई गई है इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर जिस तरीके से विरोध किया है आरजेडी के तमाम विधायकों ने, उसकी कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं हम, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे जानकारी के साथ। देखिए, विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, तमाम विधायक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के सदन के पोर्टिको के बाहर लगातार हाथ में तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में नीट छात्रा की मौत हुई, जिसके बाद अभी तक उसका जो पूरी तरीके से साक्ष्य रिपोर्ट नहीं आया, उसको लेकर लगातार जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे वाम दल के विधायक हो, और चाहे वो तमाम जो विधायक हाथ में लेकर तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं हाथ में लिखे हुए बलात्कारियों को कब तक जो है संरक्षण दिया जाएगा, इस तरीके से तमाम जो विधायक हैं और हाथ में लेकर तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। दिखा रहे हैं आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू के साथ जो अस्मत लूटे जा रहे हैं, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाएं पटना के सड़कों
सड़कों पर सुरक्षित है, बिहार में सुरक्षित है। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान का तो पर्दाफाश हो गया। बिहार के बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है, बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई को सौंपने का काम किया है। पूरी तरह से लिपापोती की जा रही है। बड़े निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी होगी और विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ जो नीट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उसके खिलाफ सदन चलेगा नहीं, सदन के अंदर मजबूती से अपनी बात को रखे सरकार को मजबूर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में बात करते थे कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पटना जैसे शहर में भी सुरक्षित। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए कि अगर बिहार में बेटी साहू और ये यहाँ पे जो पोस्टर होर्डिंग और बैनर तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहा और लिखा हुआ बलात्कारियों और अपराधियों को बचाने वाली सरकार, चूड़ियों पहन लो, सम्राट चौधरी और नीतीश सरकार, तमाम जो है तख्ती तो दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर जो है लोगों लगातार जो तमाम जो विधायक हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से बिहार में इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है उसको लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के तमाम विधायकों ने यह मुद्दा उठाया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। तो जिस तरीके से आरजेडी के विधायकों ने, तमाम विधायकों ने अब नीट के मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है, तूल देना शुरू कर दिया है, वो भी कहीं ना कहीं गौर करने वाली चीज है। क्योंकि एक तरफ हड़ताल का मुद्दा जो है वो भी जोरों पर है राजीव जी, दूसरी तरफ नीट छात्रा के मुद्दे को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था कि विधानसभा में आक्रामक रह सकता है विपक्ष, वो भी उसकी भी एक झलक विधानसभा के बाहर ही नजर आ गई है। राजीव जी देखिए जयंती, पहले आपको एक ब्रेकिंग मैं दे दूं कि सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि विधायक जो है वो अब यहाँ से निकलना शुरू कर दिए हैं और 2 बजे के बाद जो है वो विधिवत बिहार विधानसभा का बजट सेशन जो है वो शुरू होगा। तो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई जो है वो फिलहाल स्थगित कर दी है और आप देख सकती हैं कि विधानसभा की पोर्टिको में जो है वो गाड़ियाँ धीरे धीरे पहुँचने लगी हैं विधायकों की और फिर यहाँ से जो विधायक हैं वो निकलेंगे और फिर उसके बाद 2 बजे के बाद जो है वो लोग पहुँचेंगे और फिर सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित की जाएगी। देखिए दरअसल में जो आपका सवाल है विपक्ष को लेकर के, तो देखिए विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत ही मायने रखती है और अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं हो तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र फिर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी मजबूत, अपनी दमदार उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ लाइव व्यू चूँकि यहाँ काम नहीं करता है लेकिन अगर करता है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ विधायकों से बात करूँ। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं अजीत जी, हम इनसे बात करते हैं जयंती और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बजट, अजीत जी 2 बजे के बाद बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ खास है? अब तो जब बजट ले होगा उसके बाद ही ना बजट के बारे में कुछ बात की जाएगी। अभी तो बजट ले नहीं हुआ है, लेकिन आज का जो ये बजट, बिहार सरकार की जो बजट होगी, निश्चित रूप से राज्य के प्रगति के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और समाज के सभी वर्ग के लोगों को फोकस करके निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का ये बजट आएगा। अजीत जी, अभी विपक्ष से कुछ विधायकों से मेरी बात हो रही थी, उन लोगों का ये कहना था कि भाई बजट तो पेश होता है लेकिन जो समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति जहाँ खड़ा है आज भी वहीं खड़ा है 77 साल से। नहीं, ये गलत उनका कहना है। देखिए, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग थे, सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उन्हीं को फोकस करके और देश के पैमाने पर, राज्य के पैमाने पर योजना बना रही है और उस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन लोगों का जीवन स्तर में भारी सुधार हुआ है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, हर स्तर पर उनका विकास हो रहा है। विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और हम इससे बिल्कुल अपने आप को जो है उनके इस विचार से अपने आप को अलग करते हैं। एक आखिरी सवाल है, कृषि रोड मैप को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है केंद्र के भी बजट में और बिहार के बजट में जानकारी मिल रही है कि लगभग 4 लाख करोड़ का जो बजट पेश हो रहा है उसमें कृषि को ज़्यादा फोकस किया जाए। निश्चित रूप से, चूंकि कृषि प्रधान देश है और किसानों का दशा दिशा सुधरेगा तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र की प्रगति होगी, प्रदेश का प्रगति होगा। इसलिए कृषि रोड मैप में एग्रीकल्चर को
खासकर जिस तरीके से फोकस किया गया है और रूट लेवल पर जिस तरह से सरकार ने काम करने की योजना बनाई है, निश्चित रूप से एप्रिसिएटिंग है और इससे राष्ट्र की प्रगति निश्चित रूप से होना है। बहुत धन्यवाद अजीत जी। हमारे साथ एक और माननीय विधायक हैं, बजट से कितनी उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, पूरी उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी जो बजट पेश हुआ है उसमें बिहार के लिए हर एक क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सभी उद्योग के क्षेत्र में और साथ साथ एक्स्ट्रा विशेष एक पैकेज भी बिहार सरकार को दिया गया है। तो आज की जो हमारी जो बजट आने वाली है उस बजट में निश्चित तौर पर बिहार वासियों के कल्याणार्थ सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट होगा, जिसमें गरीबों का कल्याण होगा, मध्यम वर्ग का उत्थान होगा और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर आज का ये बजट पेश किया जाएगा। और हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि इस बजट के बाद बिहार जो विकास की दिशा में चल चुका है उसको एक विशेष रफ्तार मिलेगा और बहुत तेज़ी से बिहार आने वाले दिनों में विकास करेगा और देश में एक मजबूत राज्य के रूप में बिहार उभर करके आएगा। चलिए देखिए जयंती, तो अभी आप सुन रहे थे कि हम विधायकों से बात कर रहे थे और इन लोगों का ये साफ कहना है कि निश्चित तौर पर अभी खूबसूरत तस्वीर आपको हम और दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो विधायकगण हैं वो यहाँ पर आपको अभी खड़े दिखेंगे। उसमें सुदामा बाबू हैं, केदार गुप्ता हैं, क्योंकि इस बार जयंती बहुत सारे विधायक जो हैं वो नए चुन करके आए हैं, तो बहुत विधायकों को मैं भी नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जो पुराने लोग इसमें सुनील कुमार पिंटू भी हैं। तो देखिए ये विधायक जो हैं यहाँ पर हैं और अब थोड़ी सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, चूँकि फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है और 2 बजे के बाद फिर जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो अभी आप सुन रही थी सत्ता पक्ष के विधायकों को कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक थे कि इन लोगों का ये कहना था कि भाई बजट इतना ऐतिहासिक इस बार होने वाला है कि जब आएगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूं जयंती, जो आपने सवाल किया कि विपक्ष, देखिए विपक्ष की भूमिका सशक्त होनी चाहिए सदन के भीतर, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो तानाशाह हो जाती है। और इस बार बिहार में विपक्ष की क्या स्थिति है ये आपको पता है कि मुश्किल से 40 के करीब जो 41 के करीब जो है वो मात्र विपक्ष के विधायक हैं और बाद बाकी 202 जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 41 विधायक जो हैं वो अपनी आवाज़ अगर मुखर भी करना चाहें, बुलंद भी करना चाहे, तो मुझे लगता है कि 202 के सामने उनकी आवाज़ जो है वो मुखर होकर सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है यह कोशिश निश्चित तौर पर कर रहा है कि जो सरकार के भीतर जो खामियां हैं उन खामियों को उजागर किया जाए, उन खामियों पर चर्चा की जाए। और आज शाम 5 बजे जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर विधिवत बैठक होने वाली है आरजेडी की, और उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए अब कि आप धीरे धीरे जो विधायक हैं वो सदन से अब बाहर निकल रहे हैं और फिर 2 बजे के बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा। जी 2 बजे के बाद बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र में जो भी चर्चा होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि बिहार में बजट सत्र को लेकर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है और जो भी सियासी घटनाक्रम है वो आप तक पहुंचाया जाए। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे कार्यक्रम के तहत। हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जितने भी विधायक जब वो पहुंचे बजट सत्र से पहले तो उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए, बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बजट है। और इस बार का बजट अद्भुत है, सर्वस्पर्शी बजट है, सबों के विकास के लिए बजट है। इसलिए इस बार का बजट में परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई है। पिछले बार जो बजट था उसको देखने को आपको मिलेगा जो परसेंटेज में ही बढ़ोतरी की गई, ज्यादा से बढ़ोतरी हुआ है। इसलिए इस बार का बजट जो है सर्वस्पर्शी है, सभी समाज के लोगों को विकास से जुड़ा हुआ बजट। नहीं, अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है कि 20 वर्षों में नीतीश जी ने जिस तरह से इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जब नीतीश जी को ये बिहार मिला था तो ये बिहार 26,000 करोड़ के बजट का बिहार था और बिहार की 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और इस प्रदेश का जो औसत व्यक्ति आय था, प्रति व्यक्ति आय था, वो मात्र 7,000 करोड़ था। और 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने इस 26,000 करोड़ के बजट को, जो पिछला हमारा बजट था लगभग 3,17,000 करोड़ था, और हमारी 30% आबादी, जो लगभग आधी आबादी
गरीबी रेखा के नीचे थे, उसमें से 30% आबादी को नेता ने बाहर निकालने का काम किया और 7,000 प्रति व्यक्ति आय से इसको 68,000 प्रति व्यक्ति आय किया। तो आज जो बजट पेश होगा वो मेरे आने वाले हमारा जो भविष्य है उसकी आमदनी कैसे दुगनी हो, हम 1 करोड़ कैसे रोजगार क्रिएट करें और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और ग्रामीण इलाकों का जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सशक्त किया जाए। मैं समझता हूं इन्हीं सब पर जो माननीय नेता का पिछले 20 वर्षों से जो सोच है उसी पर ये बजट आएगा। हर वो बिहारी सच्चा बिहारी जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में दयानतदारी है, ऑनेस्टी है और जो गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है आप में से, वो ये देखेगा कि केंद्र ने बिहार को ठेंगा दिखाया है, बिहार को कुछ भी नहीं दिया और बिहार के लोगों ने भी क्यों नतमस्तक हो गए केंद्र के सामने में कि साहब जो बिहार हमेशा से रट लगाए हुए था कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल सका। बल्कि उल्टे पूरे बजट भाषण में जो आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी का एक बार भी बिहार का तस्करा नहीं आया। रेल की कुछ परियोजनाएं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए और पुरानी है उन्हीं पर ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने फालतू चीजों में पैसा खर्च किया है, इस बजट से भी किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का और उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है, उन जिलों का जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, उसके बारे में शायद ही ये कुछ कर पाए। देखिए, हम लोग को बजट से ये उम्मीद है कि सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, उस 2 लाख के वादे का क्या हुआ? एक तो ये हम लोग चाहते हैं। दूसरा है, दूसरा सवाल है कि बिहार के जो किसान हैं जिनकी धान की खेती हो गई, धान का पैदावार हो गया है, लेकिन अभी सरकार केवल 18% धान खरीदने का लक्ष्य ली हुई है। तो धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को? वह विकसित बिहार बनाने के लिए। तो एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो बजट है ये बिहार के पक्ष में होगा और इस बार ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता था कि बिहार को बजट में मिला ही क्या, इस बार राशि सबसे ज्यादा है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि बजट में आम जनता के लिए, गरीब नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार में बजट सत्र को लेकर आगे कितना हंगामा होता है, विपक्ष के क्या मुद्दे रहते हैं, सत्ता पक्ष के क्या मुद्दे रहते हैं, इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। अगली खबरों में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।